नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जी आपको बता दें तेजस्वी यादव ने अभी तक बिहार का मुख्यमंत्री बनने का आस नहीं छोड़ा है। आरजेडी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाई जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दावा कोई और नहीं बल्कि आरजेडी के दिग्गज नेता ने किया है। आरजेडी के दिग्गज नेता ने सीधे सीधे बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आएंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर की जानकारी आपको डिटेल से देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर के पार्टी यानी 43 सीटें पाने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भी आरजेडी, जिसको सबसे ज्यादा 75 सीटें मिली, उसकी बिहार में सरकार नहीं बन पाई। हालांकि महागठबंधन 12 सीटें कम होने के कारण बहुमत से पीछे रह गई। लेकिन अब बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सीएम से लेकर मंत्रियों तक सभी के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। साथ ही नई सरकार में शामिल लोगों ने अपने कार्यभार भी संभाल लिए हैं। लेकिन अब भी महागठबंधन यानी आरजेडी को अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो बिहार में सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसी बीच आरजेडी के दिग्गज नेता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार पुनः एक बार फिर से महागठबंधन के साथ आएंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले आप आरजेडी के दिग्गज नेता का वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ आएंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि धांधली के बावजूद भी जो बहुमत मिला है वो लाचार बहुमत है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ज्यादा दिन तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। आपको बता दें आरजेडी के इस दिग्गज नेता का नाम अमरनाथ गामी है। गामी का कहना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर यानी पुनः फिर महागठबंधन के साथ आएंगे। पहले आप उनका एक वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह बयान दिया है। गामी का बयान आपको बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया। सुनिए आप क्या कुछ उन्होंने कहा है। धांधली के बावजूद भी जो बहुमत मिला है लाचार बहुमत है, ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। पुनः नीतीश कुमार जी महागठबंधन और कहीं न कहीं केंद्र में तीसरा मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने आरजेडी के नेता अमरनाथ गामी का बयान सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन के साथ आएंगे। साफ तौर पर उन्होंने यानी अमरनाथ गामी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ आने का कहीं न कहीं ऑफर दिया है। गामी का कहना है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए और केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। आपने जैसा कि वीडियो में देखा, अमरनाथ गामी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो धांधली के बावजूद भी बहुमत मिला है वह लाचार बहुमत है। ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि उनके कहने का मतलब है कि यह सरकार पूरे 5 साल बिताए ही गिर जाएगी। और बयान में दावा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आपको बता दें वर्तमान में बिहार में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन अब भी आरजेडी को पूरी उम्मीद है, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव को भी पूरी उम्मीद है कि बिहार में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। हालांकि आपको बता दें अभी महागठबंधन के पास कुल 110 सीटें हैं। लेकिन महागठबंधन के पास अगर 12 सीटें और होती तो महागठबंधन बिहार में सरकार बना सकती थी। लेकिन उनके पास बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें कम है। आपको बता दें बहुमत का आंकड़ा 122 का है और वर्तमान में एनडीए के पास कुल 126 सीटें हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें एनडीए के
पास ज्यादा है। हालांकि वर्तमान समय में आरजेडी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं और ऑफर भी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाएं, क्योंकि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, हार के बाद भी विपक्ष की बड़ी जीत हुई है। भ्रष्टाचार आरोपी मेवालाल के इस्तीफे से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। जी आपको बता दें, बिहार में कांटे की लड़ाई के बाद जहां एनडीए ने सरकार बना ली और नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक बार फिर सरकार की सूरत इस बार बदली हुई सी दिख रही है, क्योंकि इस बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़े कद का प्रभाव बिहार में दिखने लगा है। सुशील कुमार मोदी की जगह बिहार का उप मुख्यमंत्री पद 2 नए चेहरों के झोली में चला गया और जेडीयू के बजाय विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भाजपा की झोली में जा गिरा। यह सबसे बड़ी बानगी है। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी का 3 दिन के भीतर ही इस्तीफा भी हो गया। यह नीतीश सरकार के लिए एक झटके से कम नहीं था, जिसने विपक्ष के हौसले को और भी बुलंद कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने 15 मंत्रियों सहित सोमवार को शपथ ली थी। इसमें 2 डिप्टी सीएम समेत 7 भाजपा कोटे से और नीतीश सहित 6 जेडीयू कोटे से और 1 हिंदुस्तानी आवाम और 1 विकासशील पार्टी से मंत्री बनाए गए, लेकिन शपथ लेते ही इनके ऊपर बुरी बीती। मेवालाल चौधरी, जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि मेवालाल चौधरी के शपथ लेने के बाद ही विपक्ष उनकी पुरानी फाइल खोलकर उन पर लगातार हमलावर हो गया था। आपको बता दें, जब वो सबौर किसी विश्वविद्यालय में कुलपति थे, उस समय 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। नियुक्ति में पात्रता प्रावधानों की अनदेखी और अवहेलना हुई थी। इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से उन्हें मंत्री पद की शपथ भी दिला दी, लेकिन लगातार विपक्ष उन पर हमलावर था। जहां एक तरफ आरजेडी 12 सीटों के कारण सरकार नहीं बना पाई, इसके कारण काफी तिलमिलाई हुई थी और बस विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, जिसके बाद उन्होंने जमकर हल्ला मचाना शुरू किया। पहले तो उसे नजरअंदाज भी किया गया और मेवालाल को शिक्षा विभाग दे दिया गया, लेकिन जब लगा कि मामला गंभीर है तो नीतीश कुमार ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे बात की, जिसका परिणाम यह निकला कि शिक्षा मंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के महज 2.5 घंटे बाद ही मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद बैकफुट पर आया जेडीयू इसे नैतिकता बता रहा है, सुचिता के उच्च मापदंड का पालन ठहरा रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। दरअसल कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में भारतीय जनता पार्टी ही रही। नतीजे के साथ ही दिखने लगा था कि इस बार उसके तेवर बदलते दिखेंगे। शपथ ग्रहण से ही वो दिखने भी लगा था। नीतीश कुमार के जबरदस्त पैरोकार सुशील कुमार मोदी को किनारे करके उनसे 2 डिप्टी सीएम बना दिए। क्षेत्रीय और जाति संतुलन साधते हुए तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनसे अपनी लंबी होती लाइन को भविष्य यानी आने वाले समय में लंबी कराने के संकेत दिए। हालांकि आपको बता दें, बिहार के दोनों नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम के ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार के डिप्टी सीएम पद से नवाजा है। इससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नई लीडरशिप खड़ी करने के मूड में है, ताकि भविष्य में वो अपने बूते बिहार में सरकार बनाने में सक्षम हो सके। आपको बता दें, इस बार 74 सीटें आने से भारतीय जनता पार्टी के हौसले काफी बढ़े हुए हैं। हालांकि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने साफ साफ बोला था कि इस बार वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन भाजपा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी कि बाद में उसे उल्टा पड़े। इस कारण से वो नीतीश कुमार को साथ लेकर ही फिलहाल आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि बिहार में सबसे ज्यादा फजीहत कांग्रेस पार्टी की हुई है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 41 में से 27 सीटें जीती थी। इसके कारण इस बार यानी कि स्ट्राइक रेट ठीक होने के कारण इस बार महागठबंधन में लड़ भिड़ कर 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार बड़ा झटका खाना पड़ा। इस बार 70 सीटों में से सिर्फ कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली। अब उनके साथी ही यानी आरजेडी और वामपंथी दल कांग्रेस के ऊपर ही हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। उससे ज्यादा हर बार की तरह पार्टी के भीतर कला भी मच गई है। कोई टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है तो कोई केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। जब हार हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी न किसी को लेनी ही होगी, इसलिए इस परंपरा का निर्वहन भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बिहार में हार को देखते हुए
अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक हार की समीक्षा को लेकर कोई पहल भी नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें, अब मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने 3 समितियां बनाई है, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल किए गए हैं। जी आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करके कांग्रेस का स्पष्ट नजरिया तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 अलग अलग समितियों का गठन किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इन तीनों समितियों की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें, इस समिति में पार्टी में संवाद की कमी का सवाल उठाने वाले पत्र विवाद से जुड़े 3 वरिष्ठ नेताओं, जिनमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और शशि थरूर को भी इन समितियों में शामिल किया गया है। हालांकि इसके पीछे बिहार में हार को लेकर जो कांग्रेस के अंदर खटपट शुरू हुई है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस में बिहार की हार को लेकर शुरू हुई अंदरूनी खटपट में चर्चा संवाद नहीं किए जाने की बात हाल में कपिल सिब्बल ने प्रमुखता से उठाई थी। अब परोक्ष रूप से इसे साधने की कोशिश शुरू हुई है। अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतियों की मुखर आलोचना कांग्रेस विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों से निपटने के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाती रही है। हालांकि इस क्रम में कुछ बिंदुओं पर पार्टी में मंत्रणा का भी अभाव सामने आया है। आरसेप समझौते में भारत के शामिल नहीं होने के कांग्रेस के रुख से अलग आनंद शर्मा ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। जाहिर तौर पर इन समितियों के गठन से कांग्रेस हाई कमान का मकसद ऐसी स्थितियों से बचना है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी कर सोनिया गांधी के इन फैसले की जानकारी दी है। आर्थिक मामलों पर बनाई गई समिति में मनमोहन सिंह के साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह को रखा गया है, जबकि जयराम रमेश समिति के संयोजक बनाए गए हैं। वहीं विदेश मामलों की समिति में मनमोहन सिंह के अलावा आनंद शर्मा, शशि थरूर और सप्तगिरी शंका उलाका को भी शामिल किया गया है। हाई कमान के प्रमुख समर्थक नेताओं में शामिल पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को इस समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी समिति में मनमोहन सिंह के साथ असंतुष्ट समूह 23 नेताओं की अगुवाई करने वाले राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को जगह दी गई है। पार्टी की दशा पर चिंता जाहिर करने वाले वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और पांडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य वी बैतलिंगम इसके सदस्य हैं। तो वहीं मेघालय से सांसद विंसेंट एच पाला को भी इसका संयोजक बनाया गया है। वेणुगोपाल के मुताबिक तीनों समितियां इन विषयों से जुड़े मुद्दे और नीतियों पर चर्चा करके अपने निष्कर्षों को कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी के सामने रखेंगे। हालांकि इसका नेतृत्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही करेंगे। यानी कि सभी लोग जो तीनों समितियां बनाई गई हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और मनमोहन सिंह इन सभी रिपोर्टों को कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष रखेंगे।